हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ रेगुलर लगा रहे हैं और ये मॉक टेस्ट ही समझ लीजिए आप। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं अभी, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आज हम लगाएंगे। और जो भी सिलेबस दिया हुआ है हमें यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे एमसीक्यूज़ रेडी किए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज है, जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओवरहेड कॉस्ट का क्या अर्थ होता है? तो ओवरहेड कॉस्ट आपको पता है इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? केवल लागत की भरपाई करने वाला स्तर। हम ब्रेक इवन पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन, लेकिन आंसर क्या है? केवल लागत की भरपाई होने वाला स्तर। फिर ऑडिटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑडिट क्यों किया जाता है? तो ऑडिट क्यों किया जाता है? वित्तीय विवरणों की सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रही हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन अभी समय कम है और आपको डायरेक्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, इसीलिए मैं केवल आंसर रीड कर रही हूँ। ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? तो ऑडिटर क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। एविडेंस का क्या अर्थ होता है? एविडेंस का अर्थ होता है ऑडिटर द्वारा प्राप्त सभी सूचनाएं और प्रमाण। फिर क्वेश्चन है ऑडिट के टाइप्स। तो बाहरी ऑडिट किसे कहते हैं? तो बाहरी ऑडिट में कंपनी के आंतरिक कर्मचारी, जब बाहरी बोल रहे तो आंतरिक कर्मचारी क्यों आएंगे? स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच। हाँ, यह ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल यही ऑप्शन है। देखिए क्या है आंसर? स्वतंत्र ऑडिटर कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों की जांच। कौन सा ऑडिट गैर वित्तीय गतिविधियों की जांच करता है? तो प्रदर्शन ऑडिट क्या करता है? गैर वित्तीय गतिविधियों की जांच करता है। सिस्टम ऑडिट का क्या उद्देश्य होता है? तो सिस्टम ऑडिट संगठन के नियंत्रण प्रणाली को प्रभावशाली की समीक्षा करता है, प्रभावशीलता की। अब क्वेश्चन है ऑडिटिंग में नवीनतम प्रवृत्तियाँ। बिल्कुल, आप एक काम करिए, भले से सिलेबस लेकर बैठिएगा, आपको पता लगते जाएगा कि सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एनालिसिस के बाद निकाले गए हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, इस बेस पर इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो रेडी किए गए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे की वीडियो भी और देख लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, इसमें पूरे एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नोट्स कैसे क्या मिलेंगे इसके, ये आपको एमसीक्यूज़ मैं पूरी जानकारी दे दूँगी आपको। डेटा एनालिटिक्स ऑडिटिंग में कैसे सहायक है? तो कैसे सहायक होता है? ऑडिटर को बड़ा डेटा सेट की समीक्षा पैटर्न पहचान करने में मदद करता है। फॉरेंसिक ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फॉरेंसिक जो ऑडिट होता है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों की जांच करना। ई ऑडिटिंग क्या है? ई ऑडिटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया होगा, बिल्कुल वही आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वित्तीय विवरणों की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग में संपूर्णता का अर्थ क्या होता है? तो सभी लेन देन सही समय पर हो जाए, वही होगा रिकॉर्ड। फिर है आपका क्वेश्चन, देखिए येलो कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ग्रीन कलर। ऑडिटिंग में प्रमाण की पर्याप्तता का क्या मतलब है? तो ऑडिटिंग में प्रमाण की पर्याप्तता का मतलब होता है ऑडिटर के पास जांच के लिए पर्याप्त एक तो सबूत होना चाहिए। सेकंड क्या है? केवल दस्तावेज नहीं चलेंगे, प्रमाण की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण रहती है। आप यूँ 50 कागज़ लगा देंगे कि ये हमारे पास प्रूफ के तौर पर है, पर वो प्रूफ एलिजिबल है या नहीं है, या बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है, ये मायने रखता है। तो उसकी क्वालिटी मायने रखती है, ना कि क्वांटिटी। तो ऑडिटर के पास जांच के लिए प्रूफ होना चाहिए और वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियामक ऑडिट किसके लिए किया जाता है?
नियामक ऑडिट है ना, नियामक मतलब नियमों से मतलब रेगुलेटरी ऑडिट। तो ये किया जाता है सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए। सूचना प्रणाली ऑडिट किसे जांचता है? तो सूचना प्रणाली ऑडिट किसको जांचता है? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली और नियंत्रण को। अब जो रिसेंटली है वो क्वेश्चंस देखते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। मांग और पूर्ति के मिलने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम है ना, पता है आपको सबको। संतुलन बिंदु कहा जाता है। सीमांत बिंदु, संतुलन बिंदु एक ही है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं बाजार से रिलेटेड। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषता होती है? इसमें तो बहुत सारे विक्रेता भी होते हैं और बहुत सारे खरीदार भी होते हैं, बिल्कुल काल्पनिक बाजार है ये। एकाधिकार मोनोपाली में किसका नियंत्रण होता है? एक ही विक्रेता होता है, एक गांव का एक ही राजा, सिंगल ट्रेडर है ना, सोली ट्रेडर्स, मोनोपॉली कर लेता है वो। निम्नलिखित में से बाजार संरचना में उत्पादों का भेदभाव अपूर्ण प्रतियोगिता में। ओलिगोपॉली बाजार संरचना की विशेषता क्या है? आपको पता है ये भी एक प्रकार का सोलिटेटर ही होता है और उसमें कुछ बड़े विक्रेता बाजार पे क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। बाजार संरचना का अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बाजार का अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मांग के नियम के अनुसार तो पता है आपको, मूल्य घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस अगर डिक्रीज़ होती है ना तो डिमांड इंक्रीज़ होना तय है। ये दोनों एक दूसरे की अगेंस्ट चलती है, डिमांड एंड जो उसकी प्राइस है और डिमांड है वो एक दूसरे के अगेंस्ट चलती है हमेशा। नेक्स्ट क्या है? मांग की लचक किसे दर्शाती है? तो मांग की लचक क्या दर्शाती है? कि इस कीमत में परिवर्तन, कीमत में अगर आपने कोई चेंज किया है ना तो उसकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी, सीधा असर होता है। अगर आपने कीमत कम की है तो डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज़ की, और यदि आपने कीमत बढ़ा दी है तो डिमांड क्या होगी? अचानक से कम होने लगेगी। अगर मांग की लचक एक है तो क्या कहलाएगा? आप देखिए, बड़ा यही है तो लचीली मांग है, मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिमांड है, मतलब चेंज होती रहती है, कभी तो बहुत रहती है और कभी बिल्कुल डिमांड नहीं रहती है। तो सीजनल बोल सकते हैं हम जिसको। आपूर्ति की लचक, आपूर्ति इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादन लागत और उत्पादन संसाधन पर डिपेंड करती है। हम केवल 30 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया था, बट वो ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल आने जैसे नहीं। ज़बरदस्ती मुझे ऐसा नहीं कि वीडियो बनानी है तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँ या कुछ भी क्वेश्चन आपका भी टाइम वेस्ट करूँ और मैं अपनी केवल वीडियो बनाऊँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है कि जो एग्ज़ाम में आने जैसे क्वेश्चन है उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर आऊँ। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं करा रही हूँ, क्वालिटी वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आ रही हूँ। बिल्कुल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये टॉपिक आपको कंटिन्यूसली मिलेगा। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सर्च किए हुए हैं बहुत ज़्यादा और एनालिसिस किया है मैंने पेपर्स का, जो अभी तक के पूछे हैं यूजीसी नेट के ने, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस निकाले हैं। तो ज़रूर ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम में जाने के पहले एक बार वीडियो वॉच करके ज़रूर जाइए। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। आपूर्ति का कानून क्या कहलाता है? तो आपूर्ति का कानून क्या कहलाता है? कीमत घटने पर आपूर्ति घटती है और कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। बिल्कुल सही है। अब क्या है? मांग और आपूर्ति में शिफ्ट किसे कहते हैं? भाई शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट होता है मांग या आपूर्ति की पूरी स्थिति में चेंज हो जाएगा, पूरा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब है मांग और आपूर्ति अधिशेष कब होता है? भाई मांग और आपूर्ति अधिशेष जब होता है जब आपूर्ति जो है वो अधिक हो और मांग कम हो। और मांग इधर क्या है? मांग और आपूर्ति घाटा का शॉर्टेज क्या होता है? मांग ज़्यादा आपूर्ति कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंगल है ना, सिंगल ट्रेडर, एकाधिकार बाजार का मोनोपॉली मार्केट। 1 सेकंड रुकिएगा। एकाधिकार बाजार मार्केट में प्रवेश के लिए आवश्यक है, भारी प्रवेश बाधाएं होती है। मोनोपॉली मार्केटिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा बाधाएं
होती हैं। अब क्या बाधाएं होती हैं, मार्केट में अकेला राजा बनना है, अकेले टिकना है, तो आपको कॉम्पिटिटर्स को फेस करना है ना। किस प्रकार से कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी में ज़्यादा अगर चेंजेस नहीं है तो मोनोपोली नहीं हो पाएगा। आपको अगर मोनोपोली करनी है तो मार्केट में उस चीज़ को अगर पूरा टिकाना है तो बहुत कम मार्जिन पे सेल आउट करना होता है। देन आफ्टर मार्केट में उसकी डिमांड पूरी बन जाए और जो कॉम्पिटिटर्स है वो फेल हो जाए, एक तरीके से उनका प्रोडक्शन ज़ीरो लेवल पे आने लगे, देन आफ्टर मोनोपोली मार्केट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ओलिगोपोली में प्रतिस्पर्धा किस प्रकार, अब सीमित ही होगी। आपको पता है कि जब बड़े लेवल पर होता है तो हर कोई इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो बड़े लेवल पर है ये। तो अब है गया मोनोपोलिस्टिक प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। भेदभावपूर्ण उत्पाद देते हैं, ये एक जैसा नहीं देते हैं सबको। आंसर देख लीजिए आप, ये रहा, भेदभावपूर्ण उत्पाद रहता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे के क्वेश्चंस अब मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी तब हम देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे कंटिन्यूसली आपको ये सीरीज़ देखनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर पाऊँगी। और देखिए मैं बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस निकाल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ एग्ज़ाम में आ जाए आपकी, ताकि मुझे जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है आपकी हेल्प का वो पूरा हो जाए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो आप देखिए कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।